आज सिर्फ यादें हम उनकी सहेजने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत सारी यादें जो हमारे साथ की हैं, बहुत सारी यादें जो हमारे अपनों के, वरिष्ठों के या साथियों के साथ की हैं। बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें मुझे भेजी शामिल करने के लिए। अमर त्रिपाठी जी ने मुझे उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने लिया था अमर जी ने, वो भेजा कि रवि अगर इसमें से कोई जानकारी मिलती हो इसमें से ले लें। तो लोगों का उनके प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है, वो अपनी, क्योंकि वो जिसको भी मिलते थे ना, उसको एक तरह से मैं कहूंगा कि वो खरीद लेते थे। मेरी उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं थी, मेरा उनसे 7-8 साल का रिश्ता था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं शायद कोरोना काल में बहुत सारे लोग गए, कल ऐसा पहला दिन रहा कि मैं उनके जाने के बाद से शाम तक मैं सिर्फ रोया। और शाम को मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मैंने अल्पना जी को फोन किया और फिर ये तय हुआ, चेतन भाई को मैंने कॉल किया कि हम उनकी एक याद में हम एक शाम रखें, ताकि हम उन चीजों को याद करें, बहुत सारी चीजें, ताकि दुख थोड़ा मिलने जुलने से कम होता है। बहुत अच्छे कवि हैं आदरणीय चेतन आनंद जी। चेतन जी उनके सुपुत्र नहीं है, लेकिन सुपुत्र से कम भी नहीं है। बहुत पुराना उनका रिश्ता है, बचपन से उनका रिश्ता है उनके साथ, गुरु शिष्य जैसा उनका रिश्ता है। और वही एकमात्र ऐसे खुशनसीब व्यक्ति हैं, या मैं कहूं कि मैं खुशनसीब ही कहूंगा, कि जो बिल्कुल अंतिम समय तक उनके साथ गए, अपनी जान की परवाह न करते हुए। चेतन जी कल उनके हॉस्पिटल में तो साथ थे ही, हॉस्पिटल की तो खबरें ले ही रहे थे, लेकिन साथ साथ जब कल उनका संस्कार हुआ है, क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं वो आ नहीं पाए थे, बाहर हैं, वो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो प्रजीत जी नहीं लौट पाए थे। तो उनके भतीजे जो है कुंवर साहब के, उन्होंने मुखाग्नि दी और साथ में हमारे चेतन जी साथ में थे। आज हमारा ये एक, हमें मतलब मैं चेतन जी से भी जरूर चाहता हूँ, क्योंकि वही सबसे बाद में जो अंत समय तक जुड़े रहे। चेतन भाई नमस्कार। और नमस्कार रवि जी, नमस्कार। आपको सुनना था, लेकिन लेकिन इस तरह नहीं, ये उम्मीद नहीं थी कि हम कभी यूं मिलेंगे। बहुत जल्द हम काव्य गोष्ठी में मिलने वाले थे, लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जो अंतिम समय तक उनके साथ में थे। बहुत दुख की घड़ी है। मैं चाहता हूं कि कुछ जी, उनकी यादें आप जरूर रखें, जो भी आप श्रद्धांजलि जिस तरह भी देना चाहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात को शुरू करूं। लेकिन गुरुजी ने एक शेर लिखा बहुत पहले कि कहाँ से बात शुरू हो, सवाल उठे तो कहाँ को छोड़ कहीं से भी तू शुरू कर दे। तो मुझे जहां जहां से भी याद आता है, मैं आपको कुछ संस्मरण उनके साथ जुड़े जो मेरे बचपन से, मैं वो सुनाने का प्रयास करता हूं। हालांकि अभी 24 घंटे हुए हैं मोक्ष स्थली से वापस लौटे, मुझे अंतिम विदाई दी उनको। कक्षा 8 में था मैं। ललक थी कुछ नया लिखने की, लिखते रहते थे, समझ नहीं आता था क्या लिखते हैं, जो भाव उमड़ते थे कागज पे उतार लेते थे। मुरादनगर में मुझे एक कवि ने बताया कि आपके वहां डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने एड्रेस दिया। 8वीं कक्षा का मैं बालक, छोटा सा, अपनी साइकिल से ढूंढता ढांढता उनके एड्रेस को, उनके घर पे पहुंचता हूँ। बाहर लोहे का गेट था। मैंने वो घंटी वहां जब बजाई तो वो आए, खुद ही बाहर आए। उन्होंने वो ऊपर से एक चटकनी से होती है ना जो दो गेटों हैं। को हाँ बांधती है, उसको जी हटाया। बिल्कुल। और हटाने के बाद फिर मैंने बताया जी मैं ऐसे ऐसे हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे किसी ने बताया था मुरादनगर में कि वहां आप रहते हैं, आपसे मिलने आए। आप यकीन मानिएगा, पहली मुलाकात में मेरा हाथ पकड़ के घर के अंदर ले गए ड्राइंग रूम में। तो ऐसे प्यार से बिठाया उन्होंने, मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ या इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहा हूँ। बड़ी देर तक बतियाते रहे, पानी वानी पिलाया, चाय भी बनवा के पिलवाई। बात करते रहे। उन्हें लगा कि ये नया लड़का है। मैंने कहा जी मैं कुछ लिखने का मन है, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ, इसलिए आया था। कहते कोई ज्ञान नहीं, बस ये जो चीजें इधर उधर बिखरी हुई है ना, जैसे कुर्सी है, इस क्लब टेबल है, पलंग है, इस तस्वीरें हैं, पर्दे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इनको जीवन से जोड़ने का प्रयास किया करो। उन्हें जीवन से जोड़ दिया करो, अपनी कविताओं में उन्हें लाने का प्रयास करो। पहला मूल मंत्र,
मुझे मिला, वापस आया, जो मन में आता था वैसे ही लिखना शुरू कर देता था। फिर जैसे उन्होंने बताया तो कोशिश करता था चीजों को जोड़ना, जिंदगी में उनके साथ जोड़ने का प्रयास करता था। धीरे धीरे मैं उनके पास हर 2 दिन में पहुंच जाता था। पहुंचते पहुंचते उन्होंने धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा समझाना, मेरी कविताओं में हल्का फुल्का संशोधन करना शुरू किया। करते करते कब मन में आया कि वो मेरे गुरु बन गए और मैं गुरुदेव गुरुदेव कहने लगा उनको। मेरे जैसे अच्छा ऐसे 3-4 लड़के और थे जो अलग अलग दिनों में आते थे उनसे मिलने अपनी कविताओं को लेकर। तो एक दिन इत्तेफाक से हम 4 लोग इकट्ठे थे, मैं, अनिल असीम, गोविंद गुलशन, नित्यानंद तुषार, और आपको बताऊं कुमार विश्वास भी उनमें आता था बीच में बाद में कभी कभी, प्रवीण शुक्ल, ये लोग होते थे हम हैं। कई लोग हम ऐसे 3-4 लोग इकट्ठे मिले, अनिमेश शर्मा। जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी वजह से तुम्हें कष्ट होता है, देखो इनका बड़प्पन देखिए, मेरी वजह से तुम्हें कष्ट होता है, मैं कभी सम्मेलनों में चला जाता हूं और तुम्हें मिल नहीं पाता और तुम इतनी दूर दूर से मेरे पास आते हो, क्यों ना तुम सभी मिलकर एक दिन निश्चित कर लो और उसमें जो है हम बैठ के बात कर लिया करेंगे कविताओं पर। ये उनका बड़प्पन था, मना भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने रास्ता ये निकाला। हमने तय करके दिन निकाला गुरुवार। देखिए सौभाग्य से गुरु का दिन गुरुवार तय हो गया। हर गुरुवार को 5 बजे हम जाते थे। जब हम 3-4 जाते थे, उनका ड्राइंग रूम था, आज वो बेडरूम बन गया है उनका। उस ड्राइंग रूम में हम जाते थे, उनकी कुर्सियां लगती थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से कुर्सियों का काफिला बढ़ने लगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते 36 कुर्सियां मैंने गिनी अपने समय में। 36 कुर्सियां उनके ड्राइंग रूम में चारों तरफ होती थी और वो स्वयं दरवाजे पे जहां से एंट्री होती है ना, वहां अपनी कुर्सी पे बैठते थे। वो सामने नहीं बैठते थे कोई बड़ा चबूतरा या सिंहासन बना के, सामान्य सी कुर्सी पे दरवाजे के किनारे बैठते थे, सबको क्रम से लाइन से वहां लगाते बैठाते थे। 4-5 बजे हमारी वो काव्य कक्षा शुरू होती थी। उसमें क्या था, हमारी गुरु माँ संतोष कुंवर वो चाय बनाया करती थी, हमारी बहन गुरु बहन वंदना और हमारा भाई गुरु भाई प्रगीत, ये छोटे छोटे होते थे। ये चाय जो बनती थी तो ट्रे उठा के लाते थे हमें चाय पिलाने के लिए, हम भी लगे आते थे सेवा में साथ में। और फिर गुरुजी कहते थे सुनाओ क्या क्या है आपके पास। तो एक ने अपनी रचना सुनाई, फिर गुरुजी कहते थे अच्छा इसमें बताओ सारे की कमी क्या है। तो करते करते कमी हम बताने का प्रयास करते थे। जब कमियां बताने का प्रयास करते थे तो गुरुजी चुप रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। जिसने कहा ये कमी है, किसने कहा वो कमी है। सबसे बाद में वो स्वयं कहते थे कि किसने सही बताया है, किसने गलत बताया है। और वो क्या करते थे, जैसे एक पुतला बनाने वाला जब पुतला बनाता है तो कभी नाक टेढ़ी रह जाती है, कभी आंख टेढ़ी रहती है, कभी नाखून नहीं है, किसी के ना होंठ टेढ़े हैं, तो वो केवल वो उसको बस बना देते थे। नाखून नहीं है तो नाखून लगा देते थे। कभी उन्होंने अपनी धारा में किसी को बहने के लिए प्रेरित ही नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे जैसा तुम डुप्लीकेसी करो, मेरे जैसी कॉपी करो। उन्होंने हमेशा हम सबको जोड़ा, हम सबको जोड़ा। हमें पता नहीं कब कविता लिखनी आई, हमें पता नहीं कब गीत का शिल्प समझ आया, कैसे गजलें आ गई, कैसे मुक्तक आ गए, कैसे दोहे आ गए, कैसे ऐसी विधाएं, कैसे छंद आ गए। ऐसी विधाओं पर धीरे 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 हर सप्ताह जाते थे। शर्त ये होती थी कि नई कविता लेकर आनी है, पुरानी नहीं सुनानी। हम सभी ललक में जाते थे, नई कविता लेकर बड़े उत्साह से सुनाया करते थे। उत्साह से सुनाते थे, बड़े मन से सुनते थे। 5-5, 6-6 घंटे गुरुजी हमें तटस्थ भाव से सुनते थे, हम सीखते थे उनसे। गजलों का आलम यह था कि जब गजलें लिखते थे तो किसी का एक शेर जब अच्छा बन जाता था ना, जब अच्छा वो कह जाता था एक शेर, कोई भी रचनाकार जेब से 5 रुपए का करारा नोट निकाल के वो पुरस्कार में देते थे। वो पुरस्कार में देते थे। हम कहते गुरुजी इस पे साइन कर दो, वो साइन भी करने लगे थे, अपने हस्ताक्षर करते थे। ऐसे जिसका एक शेर अच्छा हुआ 5 रुपए एक शेर पे मिलते थे। ऐसे हमने बहुत सारे शेर लिखे और बहुत सारे 5-5 रुपए गुरुजी से हासिल किए। लूटे, लूटे मैं कहूंगा, लूटे मैंने बहुत सारे, मेरे पास 5-5 रुपए मुझे मिले गुरुजी से, सौभाग्य रहा मेरा। और बाद में जब साल भर होने को आया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब गजलें हम सुनाते थे कहते अब मैं 5-5 रुपए नहीं दूंगा। मैं क्यों नहीं दोगे? और क्यों इसलिए नहीं दूंगा कि अब तो तुम पूरी पूरी गजलें सही लिखने लग गए, अब 5-5 रुपए किस बात के दिए जाए, अब तुम सीख गए सारे। तो उस समय लगता था हमें एक लालच 5 रुपए हासिल करने का। लेकिन आज हमें इस दौर में आके, अब इस उम्र में आके समझ आता है कि वो कविताओं के प्रति हमें
प्रेरित करने का, प्रोत्साहित करने का एक तरीका था जो उन्होंने हमारे भीतर छिपे हुए गुणों को पहचान के बाहर निखार के लाने का उन्होंने पुरजोर प्रयास किया, और उसमें कुछ लोग निखर के बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पटल पर पहुंचे। ये उनका तरीका था। डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे गुरु ही नहीं, मेरे पिता भी रहे। मेरी कविता का का ही उन्होंने नहीं सिखाया, जीवन का जा भी उन्होंने सिखाया। उन्होंने शुरू में कहा कि चेतन, मंच के महत्वाकांक्षी कभी मत बनना। मंच पर किस कवि की कविताओं पे तालियां बहुत ज्यादा बज रही हैं, कभी ये सुन के प्रभावित मत होना और वैसा मत लिखना। जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा लिखना। अपने लिखने वाले कर्म पर, अपने पढ़ने वाले कर्म पर तटस्थ भाव से लगे रहना। बस मंच के महत्वाकांक्षी कभी नहीं बनना। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने अपने गुरुदेव को कभी नहीं कहा अपने जीवन में, वो अब नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि मुझे कोई कवि सम्मेलन दिलवा दीजिए। मेरे सामने बहुत सारे लोग आए, बहुत तेजी से आए और बहुत तेजी से निकल गए, फिर नजर नहीं आए। उनका कारण यह था कि वो एक उम्मीद लेकर आए थे कि ये मंच के बहुत बड़े कवि हैं, हमें कवि सम्मेलन दिलवाएंगे। लेकिन मैंने कभी उनकी बात को, जो उन्होंने बात कह दी, वो गांठ बांध ली। मंच के महत्वाकांक्षी कभी नहीं बनना, बस सीखो, लिखो, यही काम है। तो उन्होंने ये कहा। उन्होंने फिर और भी बातें मुझे जीवन की बहुत सारी समझाई। उन्होंने ये भी समझाया कि छोटी छोटी, जैसे अभी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी कहते कि छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। जरूरी नहीं है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा काम किया जाए। छोटे छोटे काम भी जो है ना, जो महत्वपूर्ण आदतें होती हैं, छोटी आदतों से भी व्यक्ति बड़ा बनता है। मेरी आदत थी पता नहीं क्या मन में, जब भी वो अपने बैग कंधे पे टांग के चलते थे, मैं कवि सम्मेलनों में भी गया उनके साथ, कई यात्राएं भी मैंने साथ की, मैं उनका बैग छीन लेता था गुरु जी से। नहीं गुरु जी, मैं मेरे होते हुए आप बैग क्यों ले? मैं अब बैग पकड़ लेता था। हैंड बैग है, कंधे पे लादने वाला, जो छोटा ही बैग अटैची है, वो ले लेता था। तो वो कहते थे, चेतन ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम। ये सीख थी उनकी। बहुत काम किया। पिछले 10-12 दिन तो हम इतने संघर्ष में मैं रहा हूं। मैं ही क्या, जीजा श्री हमारे, जो उनकी सुपुत्री हैं वंदना कुंवर, वो उनके हस्बैंड यानी हमारे जीजा जी शरद रायजादा जी, ये इधर प्रगीत ऑस्ट्रेलिया से लगे हुए थे, इधर कुमार विश्वास, इधर प्रवीण शुक्ल, हम और इधर हम इतनी भागदौड़ में रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे कैसे दवाओं का इंतजाम करना है, कैसे कैसे अस्पताल तलाशे हमने, कैसे कैसे दाखिला दिलाया, कैसे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल लेकर आए। रोज सुबह अस्पताल में पड़ताल करते थे, पूछते थे। हम 3-4 लोगों ने तय कर लिया था कि गुरुजी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, कहीं ऑक्सीजन लेवल नीचे ना चला जाए। इसलिए एक व्यक्ति जो है पता करता था, आपस में हम शेयर कर लेते थे। और लोग जो उनके बहुत सारे चाहने वाले थे, ये 12 दिनों में मुझे महसूस हुआ कि वो तो व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े संत, फकीर, महाकवि थे, जिन्हें पूरी दुनिया चाहती, पूरी दुनिया चाहती है, उनका हाल जानना चाहती है। मैं जरा सी पोस्ट फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालता था, लोगों के कमेंट्स भर भर के आते थे, उठ उठ के आते थे, इतने चाहने वाले। लंदन से फोन आया आज, आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी ने एक नंबर दिया कि वो बहुत चिंतित है, वो बात करना चाहते हैं तुमसे। मैंने कल तो व्यस्त रहा, नहीं बात कर पाया, क्योंकि संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद ही मैं बहुत देर से फ्री हुआ। लेकिन आज मैंने उनसे बात की, भरा हुआ था गला उनका, बड़े मन, भारी मन से उन्होंने मुझसे बातें की। उन्होंने कहा, चेतन, जो उनके अधूरे काम हैं, जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, वो रुकने नहीं चाहिए, वो तुम्हें पूरे करने हैं मिलकर। तो हमारा संकल्प है, अभी अल्पना सुहासिनी ने भी कहा और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने भी कहा, उनके कवि सम्मेलन के इतिहास को हम लोग पूरा करेंगे। उनकी आत्मकथा वाला जो चल रहा था उसे पूरा करेंगे। जो अधूरे कार्य वो छोड़ गए, एक प्रकाशक के यहाँ अपनी किताब छोड़ गए, गजल का व्याकरण, जिसका संस्करण 4था आने वाला है, वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और साल में उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे उत्सव की तरह, जैसे हमने 2017 में उनका अमृत महोत्सव हमने मनाया था, जिस भव्यता के साथ हम उनके शिष्य मंडली ने मिलकर मनाया था, हम वैसे ही मनाना चाहते हैं। जिसे देखकर नीरज जी ये कह उठे थे कि ऐसा होता है अमृत महोत्सव। मेरे भी पूरी दुनिया में शिष्य हैं, लेकिन ऐसा अमृत महोत्सव कभी नहीं हुआ जैसा तुम्हारे इन बालकों ने कर दिया। बस। लेकिन डॉक्टर साहब ये है कि जैसा अभी देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि वो कभी भी विदा नहीं होंगे। आंखों से ओझल हो सकते हैं, मगर इस दुनिया से वो कभी भी अलग नहीं होंगे। वो हम सबकी यादों में हमेशा है, कभी नहीं हो सकते। दूसरा, आपके साथ तो ये भी एक वो है कि आपको जो आदरणीय प्रगीत जी को नहीं सौभाग्य प्राप्त हो सका, वो आपको हुआ। ये एक कहीं ना कहीं बात है कि
अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में बिल्कुल आप साथ में थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम जितने भी लोग हैं, अभी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी, आदरणीय हरीश नवल जी भी जुड़े हुए हैं, हम जितने भी लोग हैं, कि आज हमने क्यों रखी, हमने आज श्रद्धांजलि संध्या क्यों रखी। मुझे डॉक्टर साहब आपसे बात करने में लग रहा था कि मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, ये टूटना बहुत जरूरी है। हम सब अकेले अकेले अपने घरों में रोए हैं। मुझे अभी शो से जस्ट पहले भी जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो मैंने अल्पना जी को कहा, अल्पना जी अभी बैठी हुई हैं प्रोग्राम से, वो बोल चुकी हैं जो बोलना। मैंने अल्पना जी, मैं कभी भी बीच में हो सकता है कि मैं बोलने की स्थिति में ना रहूं, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं इस मामले में और बहुत हवा वाली बातें बहुत करता रहता हूँ, जिसको मैं हौसला बनाए रखे, हिम्मत बनाए रखे। लेकिन हाँ, मुझे इस कमजोरी पे बहुत गर्व भी है कि मैं मतलब मैं बहुत एक बार कहीं हाई होता हूँ ना, तो फिर मैं बोल नहीं पाता, मेरी आंखें तुरंत। मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू तो बहुत गलत शब्द हो जाएगा, जिस समय उनसे बातचीत का एक मौका मुझे इस पटल से मिला था, वो अपनी वो घटना बता रहे थे कि बचपन में किस तरीके से टीचर ने उनको डांटा और फिर टीचर ने आके फिर उनको प्यार भी किया। मैं रोने लगा, मैं भी रोने लगा, डॉक्टर साहब भी रोने लगे। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, वो 50-60 साल पुरानी बात थी, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो है वो इमोशनली आई है। मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर जी जी मुझे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपने ही एक पोस्ट डाली थी कि डॉक्टर साहब चाहते थे कि मेरी जब जी जी संभालिए अपने आप को। मैंने बहुत संभाला हुआ है, कल से मेरे आंसू सूख गए हैं, कल बहुत बुरा हाल हुआ मेरा, तो कल से ही बहुत ज्यादा। ये ऐसा समय है कि हम लोग नहीं रोक पाते, भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं उनसे। स्वाभाविक है, ये आएंगे। वो छोटे मोटे व्यक्तित्व थोड़ी ना थे, इतना बड़े थे वो तो। जो गीत वो अपनी ये शव यात्रा शब्द बोलने में कितना कितना मुश्किल होता है डॉक्टर साहब। सूखी मिट्टी का जो आपने जिक्र किया था, मुझे जी नहीं जी पता जी कि इस वक्त मुझे आपको बोलना चाहिए, आप पोजीशन में है या नहीं, लेकिन ये उनकी मुझे उनकी उनकी तमन्ना थी, उनकी ये वो थी। अगर संभव हो तो मुझे लगता है कि वो हमको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जी हिसाब मैं से ये अंतिम यात्रा है हमारे हिसाब से। तो ठीक। गुरुजी ने ये, जब मैं बताऊं कि एक कार्यक्रम हुआ था, गजलों के उस्ताद थे गुरुजी के, आदरणीय कृष्ण बिहारी नूर साहब। तो नूर साहब गाजियाबाद में जब आए थे, एक गोष्ठी हुई थी, तो गोष्ठी में नूर साहब ने गजल अपनी कही थी, बड़ी मशहूर गजल है। उसमें एक शेर जब उन्होंने ये अपना सुनाया था कि जब्ते गम खेल नहीं, तुम्हें कैसे ये समझाऊं, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है। उसमें मैंने गुरुजी के हाव भाव देखे थे। गुरुजी इतने भाव विवल हो गए थे, आंखों में इतने आंसू आ गए थे उनके, जो उन्होंने कोशिश की छुपाने के, लेकिन छुपा नहीं पाए मुझसे। कह रहे थे कि मेरे शिष्यों तुम सुन लो, मैं जब जाऊं मेरी चिता पे ये शेर लिख देना। मेरे मन में ये बात थी कि ये शेर लिखना है। लेकिन कल जब उनके निधन का समाचार मैंने सुना, सुबह मैंने जब हॉस्पिटल में पता किया था, तो वो वेंटिलेटर पे ही थे, परसों से वेंटिलेटर पे थे। और उनका ऑक्सीजन लेवल तो ठीक था, वो वेंटिलेटर के हिसाब से आ रहा था, लेकिन बीपी उनका बिल्कुल नहीं था, बहुत नीचे जा चुका था। और नर्स ने मुझे कहा था उनका बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन भी फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अभी फिलहाल ठीक ही लग रहा है। तो मैं समझा कि सरवाइव कर जाएंगे। इस बीच 12:21 पे उनका निधन होता है, और 12:25 पे मेरे पास कुमार विश्वास का फोन आता है। और जब ये समाचार मुझे उसने सुनाया, तो मेरे तो होश गुम हो गए। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। मैंने इधर फोन कर उधर फोन कर कोशिश की, अल्पना बहन जी ने फोन किया, भाई जी क्या ये बात सही है? क्या सही है कि जो लोग कह रहे हैं, क्या ये सही है? क्या सही है? जो बहुत गलत बात कर रहे हैं। अल्पना बहन जी ने मुझे कहा, मैंने फिर भी पुष्टि की अस्पताल से। अस्पताल से मुझे पुष्टि जब हुई, कुमार ने भी कहा, और फिर अस्पताल से पुष्टि जब हुई, तो अल्पना बहन जी को मैंने फोन किया। मैं, बहन जी आपकी बात सही है, हम अनाथ हो गए, हमें छोड़ गए गुरुजी, हमारी मेहनत बेकार हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए, हम बचा नहीं पाए, गुरुजी को ला नहीं पाए, नहीं ला पाए।
तो कब फिर अल्पना बहन जी ने कहा था कि चेतन, उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो सूखी मिट्टी वाला गीत मेरी शव यात्रा में जुड़ जाए, वो सभी गुनगुनाए। तो फिर मैंने, जब पता नहीं कैसे 3:15 बजे मैं ऑफिस से निकला और कैलाश हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पर मंजुल सोनी जी थी, एक जो पहले गुरुजी के पड़ोस में रहती थी और वंदना और प्रगीत के साथ बचपन में वो खेली कूदी पली बढ़ी और साथ साथ ही, और शादी हुई तो नोएडा की तरफ आई। तो प्रगीत ने अशोक चक्रधर जी के कहने पे जल्दी जब कर रहे थे कि जल्दी बताओ, तो मंजुल सोनी का नाम बताया था, उन्हें अधिकृत कर दिया था उनके शव को वहां से अस्पताल से रिसीव करने के लिए, ऑथराइज सिग्नेट वो कर दिया था, ऑथराइज कर दिया था। तो मंजुल सोनी जी मुझे हॉस्पिटल मिली, साथ में बॉबी लड़का मिला जिसका नाम शरद वो है भटनागर, वो प्रगीत के बचपन का दोस्त है। हमें जब हम गुरुजी के जाते थे बचपन में, वो वहां पर हमें मिलता था, हम जाते थे। तो वो मिला, और तीसरा मैं था, मेरे साथ दुर्गेश अवस्थी गए थे जो गुरुजी के भी परम शिष्य हैं और बहुत आत्मीय रूप से गुरुजी उनको, दुर्गेश को चाहते हैं। दुर्गेश ने कई 24 घंटे उनकी सेवा की है, मुझसे बढ़कर सेवा की है दुर्गेश ने। तो वो साथ में थे, लेकिन हमें 3 पीपी किट मिली, हमने पीपी किट पहनी, मोर्चरी में गए, गुरुजी के पार्थिव शरीर को बाहर निकलवाया, एम्बुलेंस में रखवाया, हम दूसरी गाड़ी से और एम्बुलेंस आगे आगे, हम पीछे पीछे मोक्ष स्थली नोएडा सेक्टर 94 पहुंचे। 4:45 का समय वहां पर निश्चित था। मैं पहुंचा, मंजुल सोनी पहुंची, बॉबी पहुंचे, वहां क्षेत्रीय सांसद और कैलाश अस्पताल के मालिक थे डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो उपस्थित हुए। वहां हास्य कवि हमारे शंभू शिखर भैया वो भी आ गए थे, और निर्दोष शर्मा वो भी पहुंचे। इसके अलावा गुरुजी के भतीजे प्रतीक सक्सेना भी आ गए थे बाद में। तो हमने अपने हाथों से उस एम्बुलेंस से शव को निकाला है, कैसे निकाला है, हमारे हाथ कांप रहे थे। वहां नीचे वही चिता के पास रखा, 10 नंबर चिता थी, 133 नंबर टोकन हमें मिला था। हमने उनके शव को उठाकर लकड़ियों पे रखा है, और सारी लकड़ियां अपने हाथ से उठा उठा कर रखी हैं, क्योंकि वहां और कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि ये शरीर जो है कोविड वाला है। लेकिन उसके बाद भी हमने सब लकड़ियां वहां रखी, सामग्री दी, सारी वहां पर जो है बिछाई, पूरे विधि विधान से जब किया। तो मुझे अल्पना बहन जी की बात याद आ रही थी कि उनकी इच्छा थी वो सूखी मिट्टी वाला गीत, तो मैंने फिर वहां हम सब ने मिलकर उसको वहां मंत्रोच्चार के साथ उस गीत को हमने जो है गुनगुनाया, और उसके बाद हमने आहुति दी, पूरे संस्कार कराए। वो गीत आपने कहा है मेरे लिए सुनाना मुश्किल है, लेकिन वो जिस भावधारा में, जिस तरह से गा के सुनाते थे, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सुनाऊं। डॉक्टर, पर 4 पंक्तियां उससे पहले उन्होंने गीत की, मौत तो आनी ही है, तो मौत तो आनी ही है, तो फिर मौत का क्यों डर रखूं। गुरुजी ने लिखा कि मौत तो आनी है तो फिर मौत का क्यों डर रखूं, जिंदगी आ तेरे कदमों पर मैं अपना सर रखूं, और कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े, कि कौन जाने कब बुलावा आए और जाना पड़े, सोचता हूं हर घड़ी तैयार अब बिस्तर रखूं। तो गुरुजी ने पहले ही तैयारी कर ली थी, मुझे लगता है, जो इन बातें लिख के गए। तो गीत है वो, सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा संदेश जाते जाते दे गए, और वो दुनिया को प्यार बांटते ही गए। इसमें भीतर बहुत मर्म छिपा है, समझने वाला बहुत समझेगा, देखेगा। बहुत कालजयी रचना है, उनकी मंचों पर बहुत सुनाते थे, हमने भी बचपन से सुन सुन के बड़े हुए। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुर आई तो फूल बने मदमस्त बहारों के छींटे, सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे,
तू भी कुछ नई उमंगों से, तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। अंतिम पंक्तियां इस रचना की गीत की हैं कि हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, तू भी सांसों के सुमनों से, अपनी धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है रवि जी दर्द है बहुत, रात में सो नहीं पाया, केवल इसीलिए सोच गए। जब फोन में करता था कहते थे हाँ चेतन, और जब उनका फोन आता था तो कहते थे हाँ चेतन आपका फोन आएगा, अब फोन नहीं आएगा। मैं डॉक्टर साहब एक चीज लेकिन यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ आपसे भी और सभी अपने साथियों से, मित्रों से। बड़े बुजुर्गों ने शर्त की थी, हम सब जानते तो स्पेशल आते हैं और महिलाएं आती हैं गले से लिपट के रोती हैं। हम बचपन में हंसते भी थे कि हम दूर से चुप बैठी रहती थी और आके अचानक रोना शुरू करती थी। वो शायद इसलिए कि रोने से मन हल्का होता है। हम जब तक रोते नहीं है तब तक शायद कुछ भरा रहता है। एक बात मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों रो लेने के बाद थोड़ा सा हल्का हो जाता है आदमी, शायद जैसा जीवन उन्होंने जिया। रोना इस बात का तो है कि उनको हम मिस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक पॉजिटिव बात भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय संबल बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अभी आपके तुरंत बाद हम डॉक्टर साहिबा को भी सुनेंगे और वो भी बहुत जुझारू तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है कि जो जीवन आदरणीय कुंवर साहब ने जिया, जो उनको मिला और जो ऊंचाई उन्होंने हासिल की, वो हर किसी को नहीं हासिल हुई। हमें इस बात पर हम प्राउड भी करें और हम इस बात को भी माने कि एक कामयाब सफर को हम अच्छे से विदाई दें। आज के प्रोग्राम रखने का भी ये मकसद था, या आगे भी रखने का, कि हमारे अपने जिन्होंने कामयाब सफर का अंत तो होना ही था, उन्होंने खुद भी लिखा है, उनकी बहुत सारी गजलों कविताओं में है, हम में से सब जानते हैं, लेकिन वो सफर कैसा रहा ये हम सब जानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक कम से कम हौसला बढ़ाने की बात है। डॉक्टर साहब, मैं छोटे भाई के नाते ये बात आपसे कह रहा हूँ, मुझे भी इस बात की जरूरत है, लेकिन रो लिया हूं तो शायद थोड़ा सा हल्का हो गया हूं मैं, कि मैं उनके इस कामयाब सफर को सैल्यूट भी करता हूं। और ये सफर ईश्वर बहुत चंद लोगों को देता है। मैं अगर वो सामने होते या वो जहां भी हो, उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने इतना खूबसूरत सफर दिया जो दूसरों के साथ चलेगा। नीर हूं जिस रोज भी मिट्टी में मिलजुल जाऊंगा, खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा। एक गहरी सोच की खिड़की का दरवाजा हूं मैं, रास्ते जब बंद हो जाएंगे मैं खुल जाऊंगा। खाइयों पर भी बनाकर प्यार का पुल जाऊंगा।